बच्चों। जैसे कि हम लोगों ने पेपर फर्स्ट का जो पेपर आपका फर्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत, उसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी। फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस था वो था शिक्षा का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विज्ञान या कला। हमने देखा कि नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज अ साइंस और आर्ट, ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा कि शिक्षा का औपचारिक, अनौपचारिक एवं निरौपचारिक रूप क्या है, फॉर्मल एजुकेशन क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। इतना आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था। इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है आपकी वो है अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन, अप्रोचेस टू एजुकेशन, शिक्षा के उपागम। जैसे कि आप लोगों ने अगर अपना सिलेबस देखा होगा तो जानते होंगे कि इसमें 5 उपागम बताए गए हैं शिक्षा के: दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम और समाजशास्त्री उपागम। फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड सोशियोलॉजिकल अप्रोच। अब आप लोग सोचोगे कि ये अप्रोच होता क्या है, उपागम है क्या। देखो बच्चों, जब कहीं भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी है, कोई भी हमें सिलेबस देखना है, तो फिर हम सबसे पहले देखेंगे कि उसके कौन कौन से अप्रोचेज होते हैं, ऐसे कौन कौन सी साधन है या ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके आधार पर हम इस विषय को और गहराई से जान सकते हैं। जैसे कि शिक्षा को, अगर हम शिक्षा के अप्रोचेस को देखेंगे तो ये 5 अप्रोच हमें शिक्षा के देखने को मिलते हैं। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए या शिक्षा शास्त्र को और अधिक समझने के लिए हम इन उपागमों का अध्ययन करते हैं। उपागम, उप प्लस आगम, इसका जो हिंदी में हम उपागम को देखेंगे तो इसका जो अर्थ निकलेगा वो है उप प्लस आगम, यानी कि जिसके पास जाकर के, उप में से समीप जाना, जिसके समीप पहुंच करके हम उसके बारे में और अधिक जान सकते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो an approach is a way of looking at teaching and learning. An approach gives rise to methods, the way of teaching something which use classroom activities or techniques to help learners learn. तो ये अप्रोच का अर्थ हुआ, उपागम का अर्थ हुआ। अब आज हम दार्शनिक उपागम के बारे में पढ़ेंगे, फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में जानेंगे कि फिलोसफिकल अप्रोच जो एजुकेशन की है वो आखिर क्या है। आप लोग के सेकेंड ईयर का जो, जब आप लोग सेकेंड ईयर में आओगे और जब सिलेबस पढ़ोगे तो उसका जो फर्स्ट पेपर है वो है शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलोसफी। जब आप वहां पर कहीं ना कहीं ये जो दार्शनिक उपागम है, आपका फिलोसफिकल अप्रोच है, उससे आप उसे कनेक्ट कर सकोगे। देखोगे कि किस तरीके से फिलोसफी, दर्शन हमारे शिक्षा पर प्रभाव डालती है, इफेक्ट करती है एजुकेशन को, और एजुकेशन कैसे इफेक्ट करता है फिलॉसफी को, दर्शन को। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के पास फिलॉसफी होगी और वो जानते होंगे कि दर्शन क्या है, और बहुत सारे बच्चों के पास नहीं भी होगी, लेकिन तो उन्हें मैं बताऊंगी कि दर्शन क्या है और एजुकेशन के लिए जो फिलोसफिकल अप्रोच है ये क्या है। दर्शन, दर्शन एक तरीके का दृष्टिकोण है। हम किस चीज को, किसी चीज को या किसी समय को, किसी विचारधारा को किस नजरिए से देखते हैं, किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, वो हमारा दर्शन है। दर्शन आज से नहीं, हमेशा से रहा है, फिलॉसफी हमेशा से रही है। वैसे तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक फिलॉसफी होती है और होती भी है, आप सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी होगी। अगर अभी तक नहीं सोचा होगा तो जरूर सोचेंगे इस बारे में कि हमारी फिलॉसफी क्या है। हम, या फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारी अपनी फिलॉसफी ना होके हम किसी और की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, किसी और के दर्शन को फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे स्वामी विवेकानंद के दर्शन को फॉलो करते होंगे, उनके दर्शन को देखते होंगे कि हमें इन्हीं की तरह बनना है या हमें उनके विचारों पर, आइडियाज पर चलना है। बहुत से लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते हैं, बहुत अपने अपने सभी के आदर्श होते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि दर्शन और शिक्षा यानी कि एजुकेशन एंड फिलोसफी कैसे एक दूसरे से संबंधित है, दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे इफेक्ट करती है, और इसका ये फिलोसफिकल अप्रोच है क्या।
ठीक है, जैसे कि शिक्षा में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान हम फिलॉसफी के माध्यम से करते हैं, दर्शन के माध्यम से करते हैं। शिक्षा की समस्याओं का समाधान, हर युग की अपनी एक फिलॉसफी रहती है, जैसे कि कभी प्रकृतिवाद आ गया, कभी आदर्शवाद आ गया, कभी प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म आ गया। ठीक है, तो इन दर्शनों के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का पाठ्यचर्या, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियां, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये सब निर्धारित हो जाते हैं, डिसाइड होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें, आप लोग अगर दर्शन को पढ़ोगे, फिलॉसफी कभी लेके बैठोगे, तो आप लोग जानोगे कि ये सारे दर्शन टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर दर्शन आते गए। जैसे कि आदर्शवाद सबसे पहले आया, जिसने आदर्श को, आइडियलिज्म को बहुत अधिक महत्व दिया। आदर्श को नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में और भी दर्शन आए, फिर प्रकृतिवाद आया, नेचुरलिज्म आया। तो जैसे जैसा जैसा दर्शन आता गया, जैसी जैसी फिलॉसफी आती गई, शिक्षा ने भी अपना रूप वैसा ही कर लिया। जैसे कि बहुत पहले समय में, वैदिक काल में आश्रम पद्धति हुआ करती थी, क्योंकि उस समय का जो दर्शन था, फिलॉसफी थी, वो वैसी थी, वेदों के आधार पर थी, तो आश्रम पद्धति थी। फिर धीरे धीरे दर्शन बदलते गए। बाकी जिन दर्शनों की बात मैं कर रही हूँ, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, या फिर प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, ये सारी वेस्टर्न फिलॉसफीज हैं, पश्चिमी दर्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में सिर्फ भारतीय दर्शन ने ही हमें प्रभावित किया है, हमको पश्चिमी दर्शन ने भी प्रभावित किया है, और उसका प्रभाव आज भी हमें शिक्षा पर देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ बच्चों, एक एग्जांपल। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने नर्सरी क्लास की होगी, या बहुत सारे बच्चे किंडरगार्टन स्कूल में गए होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वो एक फिलॉसफी के आधार पर डेवलप किए हुए स्कूल हैं। जैसे कि नर्सरी जो होती है स्कूल, या प्लेवे मेथड से आप सोचो कि प्लेवे मेथड के, आप लोगों के घर में बहुत सारे बच्चे जाते होंगे प्लेवे मेथड वाले स्कूलों में, नर्सरी स्कूलों में। तो वो कैसे आया, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एक बहुत बड़ी प्रकृतिवादी है, मारिया मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने कहा, उन्होंने जब देखा, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो दर्शन था, वो इस आधार पे था कि हमें छोटे बच्चों को, क्योंकि नर्सरी छोटे बच्चों का स्कूल होता है, जब बच्चे 2.5-3 साल से स्कूल जाना शुरू करते हैं, जब हम कहेंगे कि मारिया मॉन्टेसरी ने किस तरीके की स्कूलों का निर्माण किया, प्रकृतिवादी। ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चों को खुले माहौल में पढ़ने दो, उन्हें नेचुरली बड़े होने दो। ठीक है, उन्हें नेचुरली बढ़ने दो। इसलिए उन्होंने कहा, इन्होंने कैसे स्कूलों का निर्माण किया, नर्सरी स्कूलों का निर्माण किया, जहां पर बच्चे जाते हैं और बहुत ही स्वतंत्र रूप से सब कुछ सीखते हैं, स्वतंत्र रूप से, फ्रीडम है वहां पर उनके लिए। उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं, और बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। तो ये जो उनकी फिलॉसफी थी, उस फिलॉसफी ने एक स्कूल का निर्माण कर दिया, और आज भी वो स्कूल चले आ रहे हैं। जैसे कि किंडरगार्टन स्कूल, जिसका निर्माण फ्रॉबेल ने किया था। तो फ्रॉबेल ने क्या किया था कि उन्होंने कहा कि स्कूल जो होता है वो एक फूलों के बगीचे की तरह होता है। किंडरगार्टन जो एक जर्मन शब्द है, उसका जो हिंदी का अर्थ निकलेगा वो तो फूलों का बगीचा। उन्होंने कहा छोटे छोटे बच्चे तो फूलों की तरह होते हैं, और स्कूल को अनुशासन में रखने की बजाय, या मारने पीटने में, और बच्चे जिस तरीके से डर जाते हैं उसके बजाय, हम उसको क्या करें, फूलों का एक बगीचा बना दे। बच्चे आएंगे, खेलेंगे, और खेल खेल में वो काउंटिंग भी सीख लेंगे, वो अल्फाबेट भी सीख लेंगे, वो हर खेल खेल में अपनी पूरी जो छोटी क्लास की एजुकेशन रहती है उसको ले लेंगे। तो देखो, उस समय के दर्शन ने, प्रकृतिवादी दर्शन ने कैसे प्रभावित किया एजुकेशन को। शिक्षा की जो समस्या थी, बच्चों के स्कूल ना जाने की जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो इस तरीके से जब भी जो भी फिलॉसफी आएगी, वो उस समय की चल रही समस्याओं का समाधान करेगी। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि दर्शन हमेशा से ही शिक्षा को प्रभावित करता रहता है। जैसे कि जेंटल ने कहा है कि दर्शन के बिना शिक्षा को समझना कठिन है। रॉस ने कहा है
आप लोग अपनी बुक्स में देखोगे तो उसमें आपको ये सारी डेफिनेशंस मिलेंगी पढ़ने के लिए। रॉस ने कहा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू होने का मतलब ये है रॉस के कि जिस तरीके से एक सिक्का होता है और उसका एक पहलू अगर शिक्षा है तो दूसरा पहलू दर्शन है, उसको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक सिक्के को कैसे अलग करोगे, वो दर्शन और शिक्षा तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जब जब दर्शन जहां जैसा होगा, जिस युग का दर्शन, उस उस युग की शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि जब प्रकृतिवाद के बाद प्रैग्मेटिज्म आया, प्रयोजनवाद आया, तो उसने शिक्षा को उस तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, प्रकृतिवाद ने जहाँ साइंस को बहुत अधिक महत्व दिया, क्योंकि आदर्शवाद जो सबसे पहला हम कह सकते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में कि बहुत पहले जो आदर्शवाद आया था प्लेटो के समय में, तब उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत ही विचारों पर आधारित है, सब कुछ आइडिया पर आधारित है। उनका अनुशासन भी अलग तरीके का था, तो उन्होंने शिक्षा को उस तरीके से प्रभावित किया। फिर जब बहुत ज्यादा अंधविश्वास बढ़ गया इन सारी चीजों से, आदर्शवाद से, ठीक है, तब प्रकृतिवाद ने कहा नहीं, ये सब गलत है, साइंस ही सब कुछ है, जो कुछ विज्ञान सिद्ध कर दे वही सत्य है। तो उसने साइंस को महत्व दिया। अब साइंस की जब अधिकता हो गई, जब बहुत लंबे समय तक इस फिलॉसफी ने शिक्षा को प्रभावित किया, साइंस ने, यानी कि विज्ञान को महत्व दिया जाने लगा, तो विज्ञान जहाँ वरदान है वहां अभिशाप भी है, आप सभी जानते हो। तो फिर अब मशीनी हो गई जिंदगी, शिक्षा मशीनी हो गई, तो धीरे धीरे अब प्रयोजनवाद ने उसकी जगह ले ली, प्रैग्मेटिज्म ने जगह ले ली। उसने कहा कि नहीं, जो कुछ भी प्रैक्टिकल है, जो कुछ व्यवहारिक है, वही सत्य है। जरूरी नहीं है कि, हालांकि उसने विज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया, लेकिन ईश्वर को नहीं माना उस वेस्टर्न फिलोसफी ने। ठीक है, तो उसी आधार पे शिक्षा हो गई, शिक्षा में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ गए, और बहुत सारी ऐसी शिक्षण पद्धतियां आ गई, शिक्षण पद्धति मतलब टीचिंग मेथड्स आ गए, पढ़ाने के ऐसे तरीके आ गए, जिसने जो कि प्रयोजनवादी दर्शन को ही पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट करते थे, पूरी तरीके से बताते थे कि यही इसी तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, है ना। जैसे कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रयोजनवाद की देन है ना। प्रोजेक्ट मेथड आया, साइंस के सारे सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, समस्या समाधान पद्धति आ गई। ये सारे मेथड प्रयोजनवाद की देन है, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसा दर्शन होता है, उसी तरीके से वहां की शिक्षा पद्धति हो जाती है, टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं, पाठचर्या हो जाती है, करिकुलम हो जाता है, शिक्षक हो जाते हैं, टीचर्स भी वैसे ही हो जाते हैं, स्कूल भी उसी तरीके के हो जाते हैं। यानी कि आपके जो विद्यालय हैं वो भी उसी तरीके से खुलने लगते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि किंडरगार्टन स्कूल होते हैं या फिर नर्सरी स्कूल होते हैं, जो कि प्रकृतिवादी दर्शन को ही पूरी तरीके से बताते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं। और विद्यालय का प्रबंधन, जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, स्कूल का, वो भी उसी उसी फिलॉसफी से प्रभावित हो जाता है। जैसे कि आप अगर चाइना में देखोगे, किसी ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक देश का दर्शन वो वहीं तक सीमित रहता हो, या फिर वहां की शिक्षा पद्धति हमेशा से उसी देश के दर्शन के अनुसार ही चली आ रही है। जैसे कि आप लोग अगर चाइना का उदाहरण लो, चीन जो देश है, वहां पे कौन सी फिलॉसफी चलती है, वहां पे हमेशा से मार्क्सवाद की फिलॉसफी चलती आ रही है। जिन बच्चों ने इतिहास पढ़ा होगा वो जरूर जानते होंगे मार्क्स के बारे में, कि मार्क्स ने वहां की चीन की दर्शन को बहुत अधिक प्रभावित किया, इसलिए वहां पे साम्यवाद है। यानी कि वहां की जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से मार्क्सवादी दर्शन पर ही आधारित है। ठीक है, मार्क्सवादी फिलॉसफी पे आधारित है, और मार्क्सवादी फिलॉसफी कहती है कि श्रम का महत्व सबसे अधिक है। तो वहां आज भी जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है वो श्रम आधारित शिक्षा दी जाती है, यानी कि किस तरीके से हार्ड वर्क किया जाए, बिजनेस किया जाए, जिससे कि जो वहां के बच्चे हैं वो उन चीजों को ही सीखें। यानी कि देख, एक देश की दर्शन ने उस वहां की शिक्षा को भी वैसा ही बना दिया। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल अप्रोच है या दार्शनिक उपागम है शिक्षा का, कि शिक्षा पे दर्शन का कैसे प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर हम शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि शिक्षा दर्शन क्या है, दर्शन ने शिक्षा को कैसे प्रभावित किया है। ठीक है, तो आप लोग सभी इसको रिवीजन करेंगे
पढ़ करके आएंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे साइंटिफिक अप्रोच एंड हिस्टोरिकल अप्रोच, यानी कि ऐतिहासिक उपागम और वैज्ञानिक उपागम, ये दोनों उपागम ही आप बच्चों एक बार पढ़ के जरूर आना, इसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।